हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। टुडे इज़ 11th ऑफ अगस्त और 11th ऑफ अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ रिवाइज कराता हूँ। आप सबको लैंग्वेजेस पता होंगी अपने अपने स्टेट की, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज। तो हम रिवाइज कैसे करेंगे? हम एक रो में रिवाइज करेंगे इनको, जैसे कि स्टेट, कैपिटल और लैंग्वेज। तो इसी तरीके से तमिलनाडु चेन्नई तमिल, केरल तिरुवनंतपुरम मलयालम, कर्नाटक बेंगलुरु कन्नड़, आंध्र प्रदेश अमरावती तेलुगु, तेलंगाना हैदराबाद, और इसमें भी आएगा तेलुगु। तेलंगाना में भी तेलुगु ही बोली जाती है। गोवा पणजी कोंकणी, महाराष्ट्र मुंबई मराठी, ओडिशा भुवनेश्वर उड़िया, पश्चिम बंगाल कोलकाता बंगला, सिक्किम गंगटोक नेपाली, असम दिसपुर असमिया, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर अंग्रेजी, नागालैंड कोहिमा अंग्रेजी, मणिपुर इम्फाल मणिपुरी, मिजोरम आइजोल मिजो, मेघालय शिलोंग अंग्रेजी, त्रिपुरा अगरतला बांग्ला, बिहार पटना हिंदी, झारखंड रांची हिंदी, छत्तीसगढ़ अडलनगर हिंदी, मध्य प्रदेश भोपाल हिंदी, उत्तर प्रदेश लखनऊ हिंदी, हरियाणा चंडीगढ़ हिंदी, उत्तराखंड देहरादून हिंदी, हिमाचल प्रदेश शिमला हिंदी, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर जम्मू उर्दू, पंजाब चंडीगढ़ पंजाबी, राजस्थान जयपुर हिंदी, गुजरात गांधीनगर गुजराती। तो ये हमने डिस्कस करी है हमारे स्टेट, वहाँ की कैपिटल और फिर वहाँ की लैंग्वेज। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट लीप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट लीप कार्यक्रम शुरू किया गया है फ्लिपकार्ट द्वारा। देखिए डिटेल में बात करते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया एक कार्यक्रम जिसका नाम है फ्लिपकार्ट लीप। इस कार्यक्रम में क्या है? देखिए नए और आगामी स्टार्टअप की मदद के लिए, जो न्यू स्टार्टअप्स है उनकी मदद के लिए फ्लिपकार्ट ने 10 अगस्त 2020 को वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी का पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लीप शुरू करने की घोषणा की है। 16 सप्ताह का कार्यक्रम स्टार्टअप्स के लिए बाजार तैयार होने के लिए उनके अभिनव समाधान तैयार करने के अवसर खोलेगा। ठीक है, फ्लिपकार्ट लीप B2C और B2B स्टार्टअप्स की पहचान करेगा और गहन 16 सप्ताह की आभासी कार्यक्रम में माध्यम से उन्हें बढ़ने में मदद करेगा। फ्लिपकार्ट लीप कार्यक्रम के आपके बारे में पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता होता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं। जैसे कि अभी हमने फ्लिपकार्ट को डिस्कस करा है, अब हम डिस्कस करेंगे HDFC बैंक को, KVIC को और LIC को, क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से ही हैं। तो देखिए मैंने ऑप्शन में HDFC बैंक लिया हुआ है, तो वहाँ से क्या न्यूज़ है देखिए। HDFC म्यूचुअल फंड ने HDFC बैंकिंग ETF का NFO लॉन्च किया है। इसका मतलब क्या है? HDFC म्यूचुअल फंड ने HDFC बैंकिंग ETF का नया फंड ऑफर लॉन्च किया है। जैसे कि यह योजना निफ्टी बैंक इंडेक्स कंपनियों में अंतर्निहित सूचकांक के समान अनुपात में निवेश करेगी। HDFC बैंकिंग ETF का NFO 10 अगस्त 2020 को खुलेगा और 14 अगस्त 2020 को बंद हो जाएगा। फिर योजना का प्रबंधन कृष्ण कुमार डागा करेंगे और NFO अवधि के दौरान न्यूनतम आवेदन राशि 5000 होगी। इसी के साथ अगर हम बात करें KVIC, क्या है KVIC? पहले इसकी फुल फॉर्म देखिए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग। ये क्या है? ये खादी से संबंधित है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने के लिए तैयार है। 6 महीने पहले कल्पना किए गए केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। उसकी बातचीत 6 महीने पहले से ही चल रही है खोलने की। KVIC ने मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक जर्जर स्कूल भवन को प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में बदल दिया है।
सो ये न्यूज़ थी KVIC से। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट ऑप्शन है LIC को लेके। तो LIC से क्या न्यूज़ है? पुनरुद्धार अभियान शुरू करेगा LIC। मतलब LIC अपने पॉलिसी धारकों को अपनी व्यक्तिगत नीतियों को पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान करेगी। इसने अपने ग्राहकों के लिए 10 अगस्त से 9 अक्टूबर 2020 तक एक विशेष पुनरुद्धार अभियान शुरू करने का फैसला किया है ताकि उनकी व्यक्तिगत कालातीत LIC पॉलिसी को पुनर्जीवित किया जा सके। सो ये न्यूज़ थी LIC से। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में परसेंटेज के CEO ने इस्तीफा दिया है। देखो यहाँ पे इसमें परसेंटेज में टाइपिंग एरर है थोड़ा, मैं आपको रियल में दिखाता हूँ ये है क्या। तो ये वाला परसेंटेज है वो, ठीक है। सो परसेंटेज सिस्टम के CEO ने इस्तीफा दिया है। तो कौन है वो? तो देखिए, परसेंटेज सिस्टम के CEO और कार्यकारी निदेशक क्रिस्टोफर रॉबर्ट ओ'कॉनर ने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दिया है। तो इनका नाम याद रखना। फरवरी 2019 में ओ'कॉनर IBM के परसेंटेज सिस्टम में शामिल हो गए थे। वह कंपनी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूनिट का नेतृत्व करते थे। सो ये याद रखना। हमारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। हमारे ऑप्शन में नंदी येलेया है। तो नंदी येलेया है कौन? हाल ही में इनका निधन हो गया है। अनुभवी कांग्रेसी नेता थे, तो आपको पता होना चाहिए ये राजनीति से संबंधित थे। और तेलंगाना के 8 बार के सांसद नंदी येलेया का अगस्त 2020 कोविड-19 सकारात्मक पता चलने के बाद इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन में हमने रामनाथ कोविंद जी को भी ले रखा था। तो रामनाथ कोविंद जी से क्या न्यूज़ है? देखिए, 78वें भारत छोड़ो दिवस के अवसर पर देश के 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित और अभिनंदन किया गया। सो मैंने आपको कल बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। सो उसकी 78वीं जो वर्षगांठ मनाई गई है उस पर 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया है। हर साल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, तो वो नारा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन से आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हर साल राष्ट्रपति स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर राष्ट्रपति भवन में एक स्वागत समारोह का आयोजन करते हैं। ये न्यूज़ थी रामनाथ कोविंद जी से। आगे बढ़ते हैं। हमारे ऑप्शन में सुरेश अंगड़ी भी हैं। कौन है सुरेश अंगड़ी? इन्होंने हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। क्या है मालगुडी संग्रहालय? रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कर्नाटक के शिवमोगा में अरसालू में आभासी रूप से मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अरसलू में पुराने स्टेशन भवन को संग्रहालय में बदल दिया। इससे मालगुडी थीम को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्मित किया गया है। यह एक प्रसिद्ध कलाकार जॉन देवराज द्वारा डिजाइन किया गया है, जो धारावाहिक मालगुडी डेज का हिस्सा था। आपने वो स्वामी वाला मालगुडी डेज देखा होगा, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे घर में सिर्फ नेशनल आया करता था, DD नेशनल, और उसमें मालगुडी डेज को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखा करता था। आपको कुछ याद आ रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है, वो भी सेम है पर्सन्स इन द न्यूज़ से। ऊपर हमने 4 लोगों को डिस्कस करा है, फिर से हमें 4 लोगों को डिस्कस करना है। हाल ही में अफगानिस्तान के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो अफगानिस्तान में भारत के जो नए राजदूत नियुक्त हुए हैं वो हैं रुद्रेंद्र टंडन। कौन है? रुद्रेंद्र टंडन। बात करते हैं। आप मुझे ये बता सकते हो कि ब्रांड एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या फ़र्क होता है? मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता है तो बताइएगा, नहीं पता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगा इस बारे में, ठीक है। हाल ही में अफगानिस्तान में नए राजदूत के रूप में नियुक्त कौन हुए हैं? रुद्रेंद्र टंडन, ठीक है। इनको भी डिस्कस करते हैं। साथ में राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और जेम्स कमला हैरिस। देखो, जेम्स कमला हैरिस तो एक रेसलर है WWE की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जेम्स कमला हैरिस ये WWE की रेसलर थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करेंगे हम इन दोनों के बारे में, राजनाथ सिंह, रुद्रेंद्र टंडन और नरेंद्र मोदी के बारे में। देखिए, रुद्रेंद्र टंडन अफगानिस्तान में राजदूत नियुक्त हुए हैं। 1994 बैच के IFS अधिकारी हैं। रुद्रेंद्र टंडन को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।
वह वर्तमान में जकार्ता में आसियान में भारत के राजदूत हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। विक्रम दोरेस्वामी को ढाका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। टंडन ने विनय कुमार की जगह ली है, जबकि विक्रम ने रीवा गांगुली दास की जगह ली है। सो इसके साथ आपने विक्रम को भी पहचान लिया, जो कि विक्रम दोरेस्वामी, जिनको ढाका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्यों न्यूज़ में है और क्यों ऑप्शन में है। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। तो 10 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। इस कदम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्थानीय विनिर्माण में वृद्धि का साथ और उनके दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। और उन्होंने घोषणा की है कि भारत 2024 तक चौंका देने वाले आधार पर 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्मों जैसे परिवहन विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर के आयात को रोक देगा। सो कल मैंने आपको लिस्ट बताई थी पूरी कि हम कौन सा हेलीकॉप्टर कहाँ से लेते हैं, कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ से लेते हैं। सो भारत का कहना है कि 2024 तक वो 101 हथियार जो कि भारत से मंगवाते हैं उनका इंपोर्ट रोक देगा। इंपोर्ट रोकने का मतलब क्या है, भारत अपने हथियार खुद बनाने लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया है हाल ही में, एक कृषि बुनियादी ढांचा कोष। तो क्यों शुरू किया गया है और क्या है इसका मतलब। देखिए, फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि उपज के विपणन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए तक की कृषि बुनियादी ढांचा कोष शुरू किया गया है। यह योजना किसानों के लिए बेहतर भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधा प्रदान करेगी। देखिए, फसल का टाइम हो चुका है और लोगों में उत्तेजना कि हम फसल को करना ना छोड़ें, क्योंकि काफ़ी किसान होते हैं जो हर साल कई लोग सुसाइड करते हैं। और किसान सुसाइड करने का रीज़न यही बताता है कि महंगाई। तो वो प्रोडक्शन तो कर लेते हैं चीज़ों का। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे यहाँ पे दिल्ली में मैं बताता हूँ, प्याज जो होते हैं वो 20, 25, 30, 40, कभी 50, कभी 80 पहुँच जाते हैं। लेकिन कितने ही रेट हो, लेकिन जो हमारे फार्मर्स होते हैं लाइक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे प्याज होते हैं वहाँ पे 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो, 2 रुपये किलो ऐसे प्याज बिकते हैं। सो किसान आत्महत्या कर लेता है और उसको लगता है कि यही इस चीज़ का सॉल्यूशन है, बट आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस महंगाई को लेकर। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कमेंट कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। और ये जो कोर्स शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री जी ने ये जो कृषि बुनियादी ढांचा शुरू किया है, क्या ये रियली हेल्पफुल होता है? क्या हर किसान को इसका फ़ायदा मिलता है? क्या एक छोटे से छोटा किसान इसका फ़ायदा उठा पाता है? क्या छोटे से छोटे किसान को इसका मतलब पता होता है कि कृषि बुनियादी ढांचा भी कोई स्टार्ट की गई है स्कीम? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजना के बारे में अवेयर हैं वो लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन से देश की सेना को वेंटिलेटर प्रदान कराए हैं? तो हाल ही में जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, उन्होंने नेपाल की सेना को वेंटिलेटर प्रदान कराए हैं। तो बात करते हैं इस बारे में। देखिए, वैसे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वेंटिलेटर वाली, क्योंकि ये किसी भी आपके पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी, पक्का फॉर श्योर, आई एम श्योर कि ये आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी ये न्यूज़। तो वैसे डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय सेना ने नेपाली सेना को वेंटिलेटर दिए हैं। तो भारतीय सेना ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के अपने प्रयासों के समर्थन के लिए नेपाली सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने एक समारोह के दौरान नेपाल के सेना प्रमुख पूर्ण चंद्र थापा को वेंटिलेटर सौंपा है। वेंटिलेटर को उन्नत इन्वेसिव और गैर इन्वेसिव श्वसन समर्थन सहित कई अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो डिस्कस करते हैं हमारे ऑप्शंस को। जैसे कि हमने नेपाल को डिस्कस करा है, वैसे हम डिस्कस करेंगे रूस को, श्रीलंका को, मॉरिशस को। देखो, मॉरिशस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मॉरिशस ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, देखिए श्रीलंका से क्या न्यूज़ है। महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के, देखो ये महिंदा है, महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ ली है। श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे ने 9 अगस्त 2020 को चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बहुत अच्छी बात है। कोलंबो के पास
कैलिनिया महावीर में आयोजित एक समारोह में उन्हें उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबे राजपक्षे ने शपथ दिलाई। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि 2006 से 2015 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया इन्होंने, तो ये ही हैं तब से उनके राष्ट्रपति, तो चौथी बार बने अभी तक। ठीक है, बात कर लेते हैं रूस से क्या न्यूज़ है। तो देखो, भारत कवकाज अभ्यास में भाग लेगा। कवकाज एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है। तो देखिए, भारत रूसी कवकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार हैं। 150 सैन्य कर्मियों और वायुसेना और नौसेना के साथ एक त्रिकोणीय सेवा अभ्यास के लिए दक्षिण रूस के अस्त्राखान में जा रहे हैं। यह सितंबर में 15 से 26 2020 के लिए निर्धारित है। तो सितंबर 15 से सितंबर 26 तक के लिए निर्धारित है। इसमें एससीओ के हिस्से वाले देशों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान सहित 18 देश की भी भागीदारी होगी। सो इम्पोर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने भारत में कौन से राज्य के साथ एक समझौता किया है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ एक समझौता किया है। देखिए क्या समझौता किया है, फिर हम उत्तर प्रदेश को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश की योजना के साथ एक समझौता किया है। फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या है ये? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक योजना है जिसके साथ समझौता ज्ञापन किया है। यह कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और मुख्य धाराओं के व्यवसाय में लाएगा और साझेदारी इनकम लाभार्थी समुदायों के देश भर के लाखों ग्राहकों को अपनी विशेष उत्पादों और शिल्प प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगा। इस पहल को फ्लिपकार्ट समर्थ कहा जाएगा। मतलब बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारे ये बुनकर भाई लोग होते हैं, शिल्पकार होते हैं, मुख्य धारा के व्यवसाय में लाया जाएगा। और जो कारीगर होते हैं, क्या होता है, इनकी जो डिज़ाइन होती है, इनका जो टैलेंट होता है ना, उसको पब्लिश करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो फ्लिपकार्ट वो प्लेटफॉर्म बन रहा है अब धीरे धीरे। अभी थोड़े टाइम पहले ये न्यूज़ थी कि जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे अर्जुन जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ ही करके जो ट्राइबल्स लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उनको फ्लिपकार्ट पे बेचने की बात हुई थी। ठीक है, सो ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश को डिस्कस करा, हम डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। बट उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश को शुगर बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शुगर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। हिस्टोरिकल हीरोज़ की लैंड कहा जाता है, मतलब जो इतिहासकार हीरो होते जैसे कि राम, कृष्णा, बुद्धा, महावीरा, अशोका, हर्षा, अकबर। ठीक है, फिर बात करते हैं ये बना कब था। 1 अप्रैल 1937 को बना था ये, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को जब बना तो इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। अब बात करें सर, इसका नाम तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश कब हुआ? वो हुआ 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला, सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करने वाला इकलौता राज्य है ये उत्तर प्रदेश। 9 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इसे हिंदी हार्टलैंड बोला जाता है। हिंदी हार्टलैंड मतलब जो भारतीय में जितने भी साहित्यकार हुए हैं हिंदी लिटरेचर के जो बड़े बड़े ऑथर हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ से थे? यहीं से, उत्तर प्रदेश से थे। तो हिंदी लिटरेचर के जो मोस्टली राइटर्स थे वो उत्तर प्रदेश से थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हिंदी हार्टलैंड। और सबसे बड़ा चीज़ जिसकी वजह से आज हमारे देश की जिस वजह से एक सिचुएशन बदल गई, क्या? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? रिवोल्ट स्टार्ट फ्रॉम मेरठ। ठीक है, ये न्यूज़ हमने डिस्कस करी है उत्तर प्रदेश से। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पैनल का गठन किया गया है। मौजूदा 13 से 25 जिलों के पुनर्गठन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह 25 जिलों के निर्माण से संबंधित
पहलुओं का अध्ययन करेगी और मानव और वित्तीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए जानने वाले उपायों का अध्ययन करेगी। पैनल के 3 महीनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। सो ये न्यूज़ थी आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से एक और न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमेरिकी आईटी फर्म के साथ समझौता किया है। तो आंध्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित एक सुविधा स्थापित करने के लिए बोस्टन समूह के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। यह सीखने के लिए प्लेटफॉर्म की कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, करें सर राजस्थान से क्या न्यूज़ है, तो देखिए राजस्थान को ऑप्शन में क्यों रखा है। राजस्थान 6000 स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 6310 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर भर्ती राज्य के सभी ब्लॉक में की जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग में 326 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी नियुक्ति सहित कई अन्य प्रस्तावों की भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैव दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया गया है, 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया गया है। सो बात करें कि ये डे मनाया क्यों जाता है, तो देखिए कोई भी डे मनाया जाता है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, उनका मिसयूज़ कम करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। सो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया है हाल में 10 अगस्त को। इसी के साथ रेलवे ने मनाया है स्वच्छता सप्ताह। 10 अगस्त से 2020 सप्ताह को पालन करेगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, रेलवे क्या करेगा, देखो एक विशेष सफाई अभियान है ये। उसमें क्या करेगा, पटरियों, स्टेशन कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यस्थल, अन्य क्षेत्रों की सफाई में विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा और रेल कर्मी यात्रियों और जनता से ट्रेनों, स्टेशनों और पटरियों को साफ रखने की आग्रह करा जाएगा। सो ये है रेलवे मनाएगा स्वच्छता सप्ताह और ये कब से शुरू किया गया रहा है, 10 अगस्त से। एक और न्यूज़ है, फूड विजन पुरस्कार के लिए चुना गया नंदी फाउंडेशन। अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन में नंदी फाउंडेशन नामक एनजीओ को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए दुनिया के शीर्ष 10 दूरदर्शी में से एक के रूप में चुना गया है। विश्व के स्वदेशी लोगों का दिन है 9 अगस्त, मतलब 9 अगस्त विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में मनाया जाता है और 1982 में संयुक्त राष्ट्र में स्वदेशी आबादी पर कार्यकारी समूह का उद्घाटन स्तर की तारीख को चिन्हित करता है। हमारा एक ही क्वेश्चन मिस हो गया था, हाल ही में पुण्यद्वार, ये गलत लिखा हुआ है पुण्यद्वार यहाँ पे, ये आपको मैं बता चुका हूँ, LIC द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, अपने कार्यों के लिए। अगर हम बात कर ले इसमें ECHO इंडिया, IIT कानपुर और NTPC की, तो देखिए वो ऊपर ये वाला पुनर्द्वार था, ठीक है, अभियान शुरू करेगा LIC। तो मैं तो आपको ये बता चुका हूँ पहले ही न्यूज़। देख लेते हैं ECHO क्या है। नौकरी और ECHO इंडिया में नौकरी प्लेटफॉर्म तैयार किया। ECHO इंडिया के सहयोग से जॉब पोर्टल naukri.com ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी को पूरा करने में मदद करेगा, जो कोविड-19 के बढ़ते केसेस से निपटने में सामने एक चुनौती है। बात करें NTPC की, तो NTPC ने 100 बिलियन यूनिट उत्पादन हासिल किया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC समूह ने चालू वित्त वर्ष में संचय पीढ़ी को 100 बिलियन से अधिक इकाइयां प्राप्त की हैं। IIT कानपुर में स्वदेशी बीज गेंद विकसित की, मतलब उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर में बीग बायो कॉम्पैक्ट एनरिच्ड एको फ्रेंडली ग्लोबल नाम से स्वदेशी बीज गेंदों का विकास किया गया। बीग को एनजाइज वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड IIT कानपुर में स्टार्टअप के सहयोग से विकसित किया गया है। बीज गेंदों में से देशी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी शामिल होती है। पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी न्यूज़ IIT कानपुर से और ये डिस्कस करें हमने आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल माई सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।